माइनस पाई से तो बड़ा होना चाहिए, माइनस पाई से ये बड़ा भी है, लेकिन पाई से छोटा भी तो होना चाहिए ना। ये तो पाई से बड़ा हो गया ना, पाई से बड़ा हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टर्म पोलर एक्सप्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर एक्सप्रेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। और चूंकि पोलर एक्सप्रेशन मेरा आर्गन्ड प्लेन पे बेस्ड है, तो आर्गन्ड प्लेन की जानकारी होना थोड़ा जरूरी है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया हुआ है। महज 10 से 12 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए। यहाँ पे मैं आपको समराइज करके जरा आर्गन्ड प्लेन के बारे में बता दूं, फिर मूव करेंगे हम लोग पोलर एक्सप्रेशन की ओर, ठीक है। तो आर्गन्ड प्लेन बेसिकली होता क्या है, जो कि हमारे आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट हमें आर्गन नामक मैथमेटिशियन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। आर्गन साहब ने हमें बताया कि आर्गन प्लेन का हर पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एक रियल नंबर का पेयर देता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे एक रियल नंबर्स का पेयर मिलता है, दैट इज एक्स वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कि एक्स और वाई मेरे रियल नंबर होते हैं, तो इससे मुझे रियल नंबर का पेयर मिला एक्स वाई, जिसको हम लोग आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने आर्गन प्लेन में जाना था, आर्गन प्लेन दैट इज लेक्चर नंबर 7 में जाना था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इस आर्गन प्लेन का जो एक्स एक्सिस होता था, उसको एक्स एक्सिस ना कह के हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस ना कह के हम लोग इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और इसका हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी सी कहानी है आर्गन प्लेन की। डिटेल जानकारी आपको लेक्चर नंबर 7 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिए। ओके, नाउ फर्दर मूव करते हैं पोलर एक्सप्रेशन की ओर। पोलर एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां पर जो जेड जो पॉइंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका कोऑर्डिनेट को देखें तो x, y है। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कार्टेशियन फॉर्म x, y। तो ये कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है ना, कि आप रियल एक्सिस की तरफ x यूनिट डिस्टेंस कवर करो, रियल एक्सिस की तरफ x यूनिट डिस्टेंस कवर करो, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ y यूनिट डिस्टेंस कवर करो। इमेजिनरी एक्सिस की तरफ y यूनिट डिस्टेंस कवर करो, आपको मिलेगा पॉइंट z। रियल एक्सिस की तरफ x यूनिट डिस्टेंस और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ y यूनिट डिस्टेंस कवर करने पर जो पॉइंट मिलेगा वही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर z का रिप्रेजेंटेशन, z का लोकेशन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन को बता रहा है कि आप रियल एक्सिस में इधर x चलो, इधर y चलो, आपको z मिलेगा। तो क्या केवल इस z को रिप्रेजेंट करने का, लोकेट करने का, इसके एड्रेस को बताने का केवल एक यही सिंगल रूट है कि हमको x चलना होगा और फिर y चलना होगा तब z मिलेगा? क्या केवल यही सिंगल रूट है, एक सिंगल वे है z तक पहुंचने का? नहीं, एक और तरीका है। अगर मैं बोलूं कि आप ओरिजिन से r यूनिट डिस्टेंस कवर करो, ओरिजिन से r यूनिट डिस्टेंस कवर करो रियल एक्सिस से थीटा एंगल पर। ओरिजिन से r यूनिट डिस्टेंस कवर करो रियल एक्सिस से थीटा एंगल पर, तब आपको पॉइंट z मिलेगा कि नहीं? कॉस मिलेगा। थीटा एंगल पर अगर r यूनिट चला जाए तो हमें पॉइंट z मिलेगा। यानी कि एक और तरीका हो गया, एक और रूट हो गया इस z को लोकेट करने का, डेट इज r, थीटा। r, थीटा क्या कहता है कि आप r यूनिट डिस्टेंस कवर करो थीटा एंगल पर, रियल एक्सिस से थीटा एंगल पर। तो ये जो फॉर्म निकल कर आया ना, इसी फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म कहते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। यहां पे जो r थीटा निकल कर आया ये पोलर फॉर्म है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है x, r, थीटा, इसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर पोलर फॉर्म है क्या। पोलर फॉर्म कुछ नहीं बल्कि z को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा फॉर्म है, दैट इज r, थीटा के फॉर्म में, जिसमें कि r बताता है कि आपको r यूनिट डिस्टेंस कवर करना है
और वो भी थीटा एंगल पर, रियल एक्सिस से थीटा एंगल पर। क्लियर है? अब थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करने का एक ज्योमेट्रिकली एक और तरीका हमने अभी अभी देखा r, थीटा के रूप में। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं इस पॉइंट का नाम दे दे m, तो OMZ में, ध्यान से इस ट्रायंगल OMZ में अगर आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल OMZ में आपसे पूछूं cos थीटा दैट इज b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो x/r हो गया। cos थीटा x/r, तो x के प्लेस पे मैं r cos थीटा लिख सकता हूं। x इज इक्वल टू r cos थीटा, एक इक्वेशन मिला। नाउ इसी ट्रायंगल में अगर मैं sin थीटा फाइंड करूं, इसी ट्रायंगल के लिए अगर मैं sin थीटा फाइंड करूं, तो sin थीटा इज p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर लेंथ मेरा y है और हाइपोटेनियस अगेन मेरा r, तो यहां पे y इज इक्वल टू r sin थीटा लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर है गाइस? फिजिक्स में भी ये सब किए होंगे हम लोग, वेक्टर याद होगा, ठीक है? फिजिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग अभी। तो थीटा मैंने x को cos थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, y को sin थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? नाउ अब इस z को हम एक नया लुक दे रहे हैं, पोलर फॉर्म वाला लुक। कैसे देंगे? x मेरा क्या है? x मेरा क्या है? r cos थीटा, r cos थीटा प्लस i, y मेरा क्या है? r sin थीटा। r दोनों ओर कॉमन ले ले तो r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ध्यान दीजिए, r और एंगल अंदर थीटा बैठा है, r और एंगल के टर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को। तो यही वाला फॉर्म गाइस, यही वाला फॉर्म हमारा कहलाता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म या फिर पोलर एक्सप्रेशन, पोलर फॉर्म या फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल, चूंकि आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इस वजह से इसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यहां तक क्लियर है? यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के टर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको बस r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिए, तो इट मीन कि आप उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ये भी हम लोग को सीखना है कि आखिर कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए r के बारे में, इस r के बारे में, तो मैंने आर्गन प्लेन में आपको बताया था कि r कुछ नहीं बल्कि मॉड्यूलस ऑफ z है। मॉड्यूलस ऑफ z, r क्या है यहाँ पे? वेयर r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, जिसे हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं। तो r तो अपन लोग का क्लियर है, मॉड्यूलस ऑफ z है। अब बारी आती है थीटा की। r तो निकाल लेंगे, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर ये थीटा है ना, ये थीटा, यहाँ पर जो ये थीटा है, इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को इन शॉर्ट हम लोग ARG ऑफ z के टर्म में भी लिखते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीख लिए तो हम आराम से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना है। पोलर फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं होता क्या है, लेकिन अब पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब वो कन्वर्जन हमें सीखना है। नाउ पहले आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। ये आर्गुमेंट जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, टू टाइप। इसमें पहला टाइप जो होता है ये होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है जनरल आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट भी कहते हैं। जनरल वैल्यू आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं। और ये आर्गुमेंट बेसिकली है क्या?
आर्ग्यूमेंट है ये थीटा, रियल एक्सिस से जो OZ फॉर्म कर रहा है, एंगल मेड फॉर्म बाय OZ विथ रियल एक्सिस, एंगल फॉर्म्ड बाय OZ विथ रियल एक्सिस जो है वही तो है मेरा आर्ग्यूमेंट गाइस ऑफ Z। तो OZ के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है रियल एक्सिस के साथ वही है आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट दोनों ही मेरे थीटा है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का क्या कहना है ना, यहाँ पे जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन -पाई और लेस देन इक्वल टू पाई होता है। यानी कि अगर आपका एंगल, अगर आपका थीटा, अगर आपका आर्ग्यूमेंट इस रेंज में लाई करता है तो उस आर्ग्यूमेंट को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसी एंगल को कब कहेंगे, जब आपका वह एंगल -पाई और पाई के बीच लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है तो वो मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। और जो इस रेंज में लाई नहीं करेगा वो सारा का सारा एंगल जनरल आर्ग्यूमेंट। अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिए तो जनरल आर्ग्यूमेंट चुटकियों में निकल जाएगा। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने पर फोकस करेंगे कि क्या मेथड है आर्ग्यूमेंट निकालने का, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब तक आर्ग्यूमेंट नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। केवल आर निकालने से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आर और थीटा, आर और आर्ग्यूमेंट ही तो मेन चीज है इस पोलर फॉर्म का गाइस। आर तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन थीटा हमें अभी सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर सेकंड में लाई करता, अगर थर्ड में या फिर फोर्थ में, तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो एंगल भी चेंज करेंगे कि नहीं। रियल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी बदलेगा, वो भी चेंज होगा। तो डिफरेंट केसेस में मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए और उसके बाद मूव करते हैं, इसको भी इरेज करने वाले हैं। मूव करते हैं मेथड्स टू फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सुनो, अब तक हमने क्या सीखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तो अगर आप उसे z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वही फॉर्म हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। क्लियर है, जहां पे आर मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर होता है और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और जनरल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे अभी हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पहले सीखेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग जनरल आर्ग्यूमेंट भी सीख लेंगे। हालांकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना आ जाता है तो जनरल आर्ग्यूमेंट समझिए आ गया। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट इज थीटा गाइस, थीटा जो OZ के द्वारा रियल एक्सिस से फॉर्म होता है। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में हमारा आर्ग्यूमेंट लाई करेगा -पाई से पाई के बीच में। ओके, तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, चार केस है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तब कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूर ये रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजनरी एक्सिस है, तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है यही तो है आर्गूमेंट। ये जो थीटा फॉर्म हो रहा है यही तो आर्ग्यूमेंट है गाइस। और इसी थीटा को अगर मैं बोल दूँ अल्फ़ा, अगर मैं बोल दूँ इसी एंगल को कि ये अल्फ़ा एंगल है, तो थीटा अल्फ़ा के इक्वल हो गया ना। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है क्या एक्चुअली में थीटा, और इस थीटा को मैंने अल्फ़ा के इक्वल बताया है, थीटा को मैंने अल्फ़ा के इक्वल बताया है। तो यहाँ पे मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा जो होगा वो होगा मेरा अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है tan इनवर्स y अपॉन x है, tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के प्लेस पे मैंने tan इनवर्स y अपॉन x रखा है। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो बस आपको समझिए आर्ग्यूमेंट निकालना आ गया। क्योंकि अगर आप tan इनवर्स y अपॉन x फाइंड कर लिए इट मीन कि अल्फ़ा फाइंड कर लिए, अल्फ़ा फाइंड कर लिए तो थीटा फाइंड हो गया, थीटा फाइंड हो गया तो इट मीन कि आपका आर्ग्यूमेंट फाइंड हो गया। तो अभी इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यहाँ पे y और x क्या है, y और x क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, वही लिख देते हैं। y यहाँ पे होना चाहिए
इमेजनरी पार्ट ऑफ z और ये रियल पार्ट ऑफ z, मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट हो गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जहां पे अल्फा होता है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरा आर्गुमेंट क्या होगा, उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कुछ z यहाँ लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में z हमारा यहाँ लाई करेगा। तो ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस होता है, ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये डिस्टेंस, ये तो मेरा r होता है डिस्टेंस, r मेरा मॉडुलस ऑफ z होता है, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ लाई कर रहा है। तब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो इस केस में आप अगर देखिए, यहाँ पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस केस में एंगल तो कुछ ये फॉर्म हो रहा है, और मैंने बताया हुआ है रियल एक्सिस से ओ जेड जो एंगल फॉर्म करता है वही तो होता है थीटा। रियल एक्सिस से ओ जेड जो एंगल फॉर्म करता है वही होता है थीटा, वही होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है ही पहले से, ये थीटा हो गया। और इस एंगल को अगर मैं अल्फा मानूं, अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, अल्फा मानूं तो इस एंगल को कैसे फाइंड किया जाए। ये पूरा का पूरा तो भाई हमारा पाई है, ये क्लियर है, पूरा का पूरा पाई है। इस पूरे के पूरे पाई में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूं तो आपको थीटा मिलेगा कि नहीं। पूरे के पूरे इस पाई एंगल से अल्फा एंगल माइनस करूं तो थीटा फिर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा थीटा होगा, इस केस में हमारा थीटा होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। थीटा इज व्हाट गाइस, थीटा इज व्हाट, पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे अगेन अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। बस, तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको ये अप्लाई करना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो देखते हैं वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अब देखते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब कैसे होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तब, थर्ड क्वाड्रेंट इट मीन की कुछ यहाँ लाई करेगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑरिजिन से कुछ यहाँ अगर लाई करता है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को मालूम है ये थीटा रियल एक्सिस से ओ जेड, रियल एक्सिस से ओ जेड जो एंगल फॉर्म करता है वो होता है थीटा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि ये जो थीटा है ना, वो थीटा का वैल्यू माइनस पाई से तो बड़ा होना चाहिए। माइनस पाई से ये बड़ा भी है, लेकिन पाई से छोटा भी तो होना चाहिए ना। ये तो पाई से बड़ा हो गया ना, पाई से बड़ा हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ नहीं। ये आर्गुमेंट है गाइस, ये आर्गुमेंट है लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो हम लोग ये एंगल तो ले नहीं सकते, हम लोग ये एंगल तो कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज से बाहर का है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज से बाहर का है, तो ये तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे एंगल मेरा नेगेटिव मेजर होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट। फिर से वही चीज़ करने जा रहे हैं। ये मेरा अगर अल्फा है, ये पूरा मेरा पाई होगा, पाई माइनस पाई, नहीं पाई नहीं बल्कि माइनस पाई, पाई नहीं बल्कि माइनस पाई। तो अभी देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे फाइंड होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहने का मतलब होता है थीटा, और थीटा हमारा कौन सा है गाइस, ये वाला है थीटा। थीटा ये वाला है, ये वाला क्यों लिए, ये मेरे माइनस पाई से बड़ा है। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल माइनस पाई से बड़ा है, और माइनस पाई से बड़ा लेना है हम लोग। इधर से तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि पाई से बहुत बड़ा हो जा रहा था, लेकिन पाई से हमें छोटा लेना था। यहाँ तक क्लियर है। और ये मेरे पाई से बड़ा है एंगल, तो इस थीटा को मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, इस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना पाई माइनस अल्फा,
पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब चूंकि एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल यहां पे होगा नेगेटिव, माइनस पाई माइनस अल्फा। अगेन मेरा जो अल्फा है वो मेरा है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है? ये बंद, बस यहां पे माइनस लगा रहेगा, बस पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था पाई माइनस अल्फा, लेकिन यहां पे माइनस पाई माइनस अल्फा है। क्लियर है? तो अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये लास्ट एक और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है स्क्रीनशॉट गाइस, बहुत आसान है। ये चारों फॉर्मूले को भी हम एक समराइज करके यहाँ पे लिख देंगे, प्लस चारों फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा, अप्लाई भी करेंगे इसको क्वेश्चन में, चारों के चारों फॉर्मूले को। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज यहाँ लाई करता है, तब इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा। अगेन रियल एक्सिस से हम लोग इस तरफ से तो एंगल ले नहीं सकते, अगर इस तरह से लेते हैं तो थीटा का वैल्यू अगेन मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रेंज से बाहर चला जाएगा, तो इधर से तो मेजरमेंट कर नहीं सकते हम लोग थीटा का। बच गया एक ही ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज थीटा। और इसी थीटा को मैं अगर अल्फा मान लूँ, इसी थीटा को मैं अल्फा मान लूँ, तो यहाँ पर मेरा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा अल्फा। अल्फा भी क्यों, अल्फा नहीं बल्कि माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे पाई माइनस अल्फा करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा होता है माइनस अल्फा। एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे बार बार हम, सेकेंड क्वाड्रेंट हम चेंज ही नहीं किए, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड था, यहाँ पे क्लियर याद रखना है। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, यहाँ पर मेरा ये फोर्थ नंबर हो गया। ठीक है, ये चेंज करना बार बार भूल जा रहे थे। ओके कोई बात नहीं, तो आपको कर लेना है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देख लिया। अब एक थोड़ा सा और, एक और चीज़, यहाँ पे भी मेरा अल्फा थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z होगा। क्लियर है? अब एक चीज, एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रॉब्लम आता है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में ला ही ना करे, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में ला ही ना करे, तब क्या होगा? अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में लाई नहीं करके बल्कि इस एक्सिस पे लाई करता है, देन हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे लिखेंगे? आप ही देखिए, ये मेरा O है, ये मेरा Z है, तो OZ के द्वारा एंगल रियल एक्सिस से क्या फॉर्म हो रहा है? रियल एक्सिस से OZ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? 0 डिग्री ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो इसका आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये रियल एक्सिस से मेरा π/2 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसके आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे π/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ लाई करता है तो ये मेरा रियल एक्सिस से कुछ यहाँ लाई कर रहा है पाई, तो इस पॉइंट का जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा मेरा पाई। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा हमारा -π/2। -π/2 इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ से मेजर कर नहीं सकते, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रेंज से बाहर चला जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रेंज में रखना है तो आर्ग्यूमेंट इसका होगा -π/2। तो इसको भी नोट कर लेना है आपको। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ -π/2। क्लियर है गाइज? अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, इन चारों के चारों फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको अब हम लोग पूरा साफ करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर इस चारों के चारों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, चाहे वो किसी भी कोऑर्डिनेट में क्यों ना लाई कर रहा हो, उसको पॉलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन
बन पा रहे हैं या नहीं वो देखते हैं। डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखेंगे और उसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो करते हैं, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। तो सारे पोलर फॉर्म के लिए हम लोग को थीटा चाहिए होगा और r चाहिए होगा, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या कहता है कि z इज इक्वल टू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए तो उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, जहाँ पे थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट होता है और ये r मेरा मॉड्यूलस ऑफ z होता है। थीटा फाइंड करने के लिए डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करे तो उसके अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव किए हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है अल्फा, सेकंड में अल्फा थीटा होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई माइनस अल्फा ही होता है लेकिन नेगेटिव लग जाता है, फोर्थ में थीटा होता है माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा मेरा टेन इनवर्स इमेजरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z होता है। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग देखेंगे। और ये वाला वीडियो थोड़ा सा हमको बाद में शूट करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में मर्ज कर देंगे। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास में, तो उस वजह से साउंड का, ठीक है। देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द फॉर्म ऑफ इन द पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म क्या कहता है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की इसी फॉर्म को तो हम लोग कहते हैं ना पोलर फॉर्म, जहां पे r मेरा मॉड्यूलस ऑफ z होता था और थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट होता था, थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट होता था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है 1 प्लस आयोटा रूट 3। सॉरी, तो r फाइंड करना है, तो r फाइंड कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इट मीन कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो हो जाएगा 1 3 यानी कि 4 और ये हमें देगा 2, यानी कि r मुझे मिल गया 2, r मुझे मिल गया 2। अब मुझे चाहिए थीटा, थीटा मेरा चाहिए थीटा मेरा डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब चूंकि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो मुझे रियल नंबर 1 और रूट 3 का पेयर मिलेगा ना। जब 1 और रूट 3 का पेयर मिला, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 1 और रूट 3 वाला कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है तो थीटा यहाँ के लिए होता है अल्फा। तो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड कर रहे हैं, थीटा फाइंड कर रहे हैं, डेट इज अल्फा, और अल्फा होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय TL पार्ट ऑफ z। ये मॉड है। ये मॉड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ना कि बाय द वे अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला टर्म अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बना सके। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे, उसके लिए हम लोग ये मॉड का यूज कर रहे हैं। अभी देखेंगे अगर नेगेटिव आएगा तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हमारा हो गया रूट 3 और रियल पार्ट हो गया 1। तो फाइनली ये बन गया मेरा टेन इनवर्स रूट 3। अब थीटा के यानी कि एंगल के किस वैल्यू पर मेरा 10 रूट 3 होता है, 1060 डिग्री, 1060 यानी कि पाई बाय 3, 1060 यानी कि पाई बाय 3। तो थीटा का वैल्यू आ गया मेरा पाई बाय 3। 1060 डिग्री पर ना रूट 3 होता है 10 का वैल्यू। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा के किस वैल्यू पर 10 रूट 3 होता है, थीटा के पाई बाय 3 वैल्यू पर, यानी कि पाई बाय 3 थीटा पर मेरा जो 10 है रूट 3 होता है। तो थीटा का वैल्यू भी आ गया। और ये थीटा है क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब अगर जनरल आर्गुमेंट हम लोग को बोल दे, अब अगर हमें जनरल यहीं पर से देख लेते, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया ये जेड का। अब हम लोग को जनरल आर्गुमेंट अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी थीटा में यानी कि पाई बाय 3 में आपको 2k पाई ऐड कर देना है।
2k पाई ऐड कर देना है जहां पे k मेरा इंटीजर से बिलोंग करता है। अब ये क्या टर्म आ गया पहले समझिए जनरल आर्गुमेंट होता क्या है ना। अगर मैं कहूं ये तो मेरा r होता था, ये मेरा थीटा होता था, यानी कि थीटा एंगल पर r यूनिट डिस्टेंस चलेंगे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेगा। लेट्स से मैं एक चक्कर लगा करके यहां पे चलूं तो ये मेरा 2 पाई प्लस थीटा हो गया ना, यानी कि एक पूरा चक्कर और फिर थीटा एंगल चलूं और तब r डिस्टेंस कवर करूं तब भी मुझे पॉइंट z मिलेगा। यानी कि थीटा का वैल्यू 2 पाई प्लस थीटा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। लेट्स से एक और करूं तो मुझे 4 पाई प्लस थीटा मिलेगा। अगेन मैं z पर ही पहुंचूंगा 4 पाई प्लस थीटा एंगल पर r यूनिट डिस्टेंस कवर करने पर। इसी तरह अगर 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, तो ये सोन चलता रहेगा। ऐसे कई इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं इस थीटा के। तो इन सारे वैल्यूज के कलेक्शन को ही हम लोग जनरल वैल्यू आर्ग्यूमेंट कहते हैं गाइस, बस। तो इसलिए यहाँ पे k का वैल्यू मेरा इंटीजर है, चेंज करते जाएंगे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएगा। तो बस ये हो गया जनरल आर्ग्यूमेंट। नाउ इसको पोलर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर z को। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का वैल्यू 2 है, कॉस थीटा, देखिए प्रिंसिपल कॉस थीटा, थीटा की जगह पे तो हमको थीटा का वैल्यू रखना है, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू रखना है। ये भी रख सकते हो आप, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही केसेस में सही आएंगे। हम π/3 रखे हुए, π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। यहाँ पे थीटा का वैल्यू मेरा प्रिंसिपल, यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब जनरल आर्ग्यूमेंट में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 cos π/3 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन π/3 प्लस 2k पाई। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। ये दोनों के दोनों फॉर्म गाइस, ये दोनों के दोनों फॉर्म हमारे पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी देख लेते हैं। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं क्या होता है। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3। -1 प्लस आयोटा रूट 3 यानी कि -1 और रूट 3 का पेयर मिलेगा मुझे। तो और -1 और रूट 3 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं बैठेगा। -1 और रूट 3 सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेंगे हमारे। तो अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो देख लेते हैं इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग को r की ज़रूरत होगी, तो r फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z इज इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा रूट 3 और r इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर और रूट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हमें 1 और 3, अगेन 4 और r का वैल्यू मिला हमें 2। नाउ अब हमें चाहिए थीटा। थीटा दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z ना, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए, जो कि थीटा होता है। और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा करते हैं। पाई माइनस अल्फा होता है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। बाकी इसको सॉल्व करना है, थीटा मिलेगा आपका, खुद से सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करते हुए गाइस, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो गया √3 और रियल पार्ट ऑफ z हो गया -1। तो पाई, अब आप देखिए ये तो -√3 हो गया, तो मॉड माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो ये मुझे मिलेगा माइनस tan इनवर्स √3 पाई माइनस। अब
tan इनवर्स रूट थ्री, tan इनवर्स रूट थ्री। तो tan इनवर्स रूट थ्री कहने का मतलब हो गया, आप ये बताइए कि tan किस थीटा की किस वैल्यू पर मेरा रूट थ्री होता है। फिर से पाई बाय थ्री गाइस, पाई बाय थ्री पहले ही देखे थे हम लोगों ने। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय थ्री, 2 पाई बाय थ्री, थीटा हो गया 2 पाई बाय थ्री। तो अब हम लोग इसके आसानी से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इज इक्वल टू आर की जगह पे 2 और कॉस थीटा की जगह पे 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3 हो गया हमारा ये पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। और एक बात, इसको फर्दर सॉल्व अगर करना है ना, इसको यहीं पे छोड़ देना है। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे, यानी कि यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे, साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू पुट करोगे, तो आपको कुछ नहीं बल्कि क्वेश्चन ही वापस से मिल जाएगा, यानी कि -1 प्लस आयोटा रूट थ्री। करके देखना, अगर आप कॉस 2 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालते हो और फिर साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालते हो, तो आपको वापस से और यहाँ पे पुट करते हो, तो इसको सॉल्व करने पर वापस से आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। 2 पाई बाय 3 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 2 पाई बाय 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 तो लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, तो पाई माइनस थीटा, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हुए हैं। कॉस पाई माइनस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्री में सीखे, आप लोग इसे सॉल्व करना और कमेंट करना कि हाँ सच में क्वेश्चन आता है कि नहीं। ठीक है, सच में वापस से क्वेश्चन आता है कि नहीं, यही मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था हमारा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था, सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट की ओर देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस आयोटा रूट थ्री, तो इससे मुझे -1 और -√3 का पेयर मिलेगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेंगे। माइनस माइनस है ना, तो यहीं पे कहीं लाई करेगा मेरा -1 और -√3। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा रूट थ्री, -1 माइनस आयोटा रूट थ्री। r पहले फाइंड करेंगे, r डेट इज मॉड्यूलस ऑफ z, डेट मीन अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अगेन ये माइनस 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 होगा। ठीक है, ओके 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 ओके। इसको सॉल्व करने पर आपको √4 और 2 मिलेगा। देन आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग अब सीख चुके हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई माइनस अल्फा। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पहले अल्फा फाइंड करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे पुट करते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, आप लोग सबको साथ में लेके चलो, थोड़ा टाइम कम लगेगा और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो -पाई माइनस अल्फा, डायरेक्ट अल्फा की जगह पे फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। तो -पाई माइनस tan इनवर्स, कि बारी बारी से करने में थोड़ा जगह और टाइम दोनों ही ज़्यादा। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ओके, ये ऐसे -पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया -√3, रियल पार्ट हो गया -1। सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स माइनस माइनस कैंसिल √3। तो इसे फर्दर अगर सॉल्व किया जाए, इसे फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमें देगा, क्या देगा? पाई माइनस tan इनवर्स √3। अगेन से कि tan के यानी कि थीटा के किस एंगल पर मेरा tan √3 होता है? पाई बाय 3। तो ये हमें दे देगा माइनस, अब 3 पाई माइनस यानी कि 2 पाई बाय 3, और ये नेगेटिव का साइन है तो इसको सॉल्व किए तो -2 पाई बाय 3 मुझे मिल गया आर्ग्यूमेंट, माइनस क्या मिल गया मुझे? आर्ग्यूमेंट मिल गया, किस? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। नाउ
अब इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो z इज इक्वल टू r r डेट इज 2 r cos थीटा डेट इज -2π/3 और प्लस आयोटा साइन फिर से थीटा डेट इज -2π/3। इसे यहीं पे छोड़ देना है। अगर आप इससे आगे बढ़ते हो तो वापस से अपने फर्स्ट पोजीशन पे चले जाओगे जो कि क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखना, आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट क्वाड्रेंट बचा है, देख लेते हैं इस क्वाड्रेंट पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे अप्लाई कैसे करें। सेम ही प्रोसीजर रहेगा इस सारे क्वाड्रेंट के लिए, सेम ही प्रोसीजर, बस आपको ये चीज याद रखना है बस, और क्या। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगेन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मुझे 1 और माइनस रूट 3 का पेयर मिलेगा, 1 और माइनस रूट 3 का पेयर मिलेगा, 1 और माइनस रूट 3 यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस कुछ यहां बैठेगा यानी कि 1 माइनस रूट 3। तो यहां पर ये वाला z यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला। तो अब मुझे चाहिए इस थीटा का वैल्यू, ठीक है। पहले r निकालते हैं हम लोग। तो r दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये अगेन हमें 2 ही देगा, ठीक है। आप अब थीटा निकालना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा माइनस अल्फा होता था हमारा, माइनस अल्फा थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट ना गाइस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट इज थीटा दैट इज माइनस अल्फा। तो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z यानी कि माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रूट 3 और रियल माइनस रूट 3 रियल पार्ट ऑफ z 1। सबका π/3 आने वाला है। ये माइनस tan इनवर्स ये माइनस रूट 3 रहेगा और ये मॉड इसे प्लस कर देगा, तो ये बन गया रूट 3। अगेन थीटा के किस वैल्यू पर मेरा tan रूट 3 होता है, थीटा π/3 पर, π/3 पर मेरा tan क्या होता है रूट 3। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसके भूलना नहीं है। तो माइनस π/3 मुझे मिल गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। नाउ z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म लिखने जा रहे हैं 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3। इसे फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये था फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लास्ट। और अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट पे लाई ना करके एक्सिस पे लाई करता है तो मैंने बताया है आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है। तो उसको आर्ग्यूमेंट निकाल लेना है और सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग सीख चुके हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में।